हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे बॉटनी के फ्री क्विजेस होते हैं, तो आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये आप लोगों का सीपेट का क्वेश्चन पेपर है। सीपेट बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है और ये कौन सा ईयर का है? 2020 का, 2020 का क्वेश्चन पेपर है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी सीपेट का जो ये पेपर है क्वेश्चन पेपर, इसका पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। उस वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 35 फर्स्ट 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और बहुत ही ईजी वे में, वेरी ईजी वे में उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन से वो लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम रेस्ट 35 जो क्वेश्चन है उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बहुत ही ईजी वे में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और समझिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि 36 क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? एरोबिक सेल में, एनारोबिक सेल में, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल में, या फिर नाइदर एरोबिक नॉर एनारोबिक सेल। तो पहले जान लीजिए ग्लाइकोलिसिस क्या है। ये एक प्रोसेस है ना, ग्लाइकोलिसिस आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, आप लोग जानते हो। तो ये कहाँ पे होता है? तो एरोबिक सेल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। एरोबिक सेल उन्हें कहा जाता है जो सारे सेल जिनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और एनारोबिक सेल जो कि विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, जब विदाउट ऑक्सीजन करते हैं तो जो सबस्ट्रेट होता है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और जो एरोबिक सेल होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लाइकोलिसिस एक लौता स्टेप है जो कि बोथ कॉमन टू एरोबिक एंड एनारोबिक सेल को है। इसके अलावा बाकी जो बचे हमारे क्रेब साइकिल, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सभी डिपेंड करते हैं एरोबिक सेल को। बाकी सिर्फ हमारा ग्लाइकोलिसिस यही एक लौता प्रोसेस है जो कि एरोबिक सेल में भी देखने को मिलता है, एनारोबिक सेल में भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, which one of the following is the acceptor of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल में आपका CO2 को पहले कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या जाइलुलोज 4 फॉस्फेट। सो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है RUBP। आप लोग अगर C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल पढ़े होंगे तो पहले जो CO2 आके जो जिसके साथ बाइंड करता है, ये 5 कार्बन का शुगर है जिसके साथ ये बाइंड करके हमारा फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम पीजीए कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर इज कॉल्ड। जो इन विट्रो कल्चर किया जाता है उसमें जो वेरिएशन दिखता है उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन, इन विट्रो वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, म्यूटेशन नहीं होगा। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, तो उसे ये तो नहीं होगा। इन विट्रो वेरिएशन नहीं होता कुछ भी। जो होता है इसका जो राइट आंसर वो होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। जब आप इन विट्रो कल्चर करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो वहाँ पे जो वेरिएशन नोटिस होते हैं उसे कहा जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल। सेल में इंट्रोडक्शन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने बाय एक्सपोजिंग टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स इज कॉल्ड। यानी कि एक सेल है हमारे पास, उसको हमने हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज दे दिया है और इसमें जो प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं? डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डीएनए इसके अंदर डालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफ्यूजन, इलेक्ट्रोफिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रोपोरेशन? जब आप हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना, पास ऑन करेंगे सेल में क्या होते हैं ना, एक टेम्पररी फेज के लिए छोटे छोटे पोर हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे छेद में क्या होता है ना, आप लोग इजीली डीएनए को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे विदाउट आप लोगों का कोई भी वेक्टर ना दे के आप चाहो तो इसको इजीली एंटर करवा सकते हैं। लेकिन वेक्टर देने से क्या होगा? आप लोगों को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक वेक्टरलेस मेथड है, ठीक है, वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब आप लोग सेल में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करके वहाँ पे छोटा छोटा सेल में टेम्पररी पोर किया जाता है ताकि डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जा सके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कंसीडर्ड एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। बहुत ही इजी सा है। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस, एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, थर्मोस एक्वाटिकस। इसका राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस, जो कि हमारा एक नेचुरल
जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाता है, जो ये ट्रांसफ़र करता है अपना टीडीएनए रीजन, जो कि ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, आप सबने ये चीज़ भी पढ़ा होगा, टीआई प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ट्यूमर बनाने के लिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर को बनने के लिए हमारे प्लांट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिसन, ये आपका एक पूरा नेचुरल वे में जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है, जो कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, जो जिसके लिए टूल्स एंड टेक्निक चाहिए होता है, बस ये बैक्टीरिया का क्या करता है, आप लोगों का अपने आप से ईजिली करवाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द क्रोमोजोम ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियम इज, तो एक टिपिकल बैक्टीरियम का क्रोमोजोम किस तरह होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए, या फिर लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो इसका जो राइट आंसर है वो होता है हमारा बैक्टीरियम बोला है, यानी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आप लोगों को स्पेसिफिकली मोस्टली सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, इस तरह से, इस तरह से ये आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड हो गया। देख पा रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को एक बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर असेलुलर स्लाइम मोल्ड, इनमें से जो कौन सा है असेलुलर स्लाइम मोल्ड, जिनके पास सेल ही नहीं है, ठीक है, नो सेल। तो अक्रासियोमाइसिटिस होता है असेलुलर, या फिर मिजोमाइसिटिस, ऊमाइसिटिस, या फिर आस्कोमाइसिटिस। देखिए ये तीनों थोड़ा सा इवॉल्व फॉर्म है, तो हमारा जो सिवाय किसको छोड़ के, मिजोमाइसिटिस, यही है जिसके पास सेल प्रॉपरली एक सेल नहीं है, लेकिन ये मिजोमाइसिटिस हमारा स्लाइम मोल्ड के अंडर में आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी इज अप्रोक्सीमेटली डैश इन साइज, 300 बाई 18 नैनोमीटर, 3000 बाई 5 नैनोमीटर, 800 बाई 10 नैनोमीटर, या फिर 700 बाई 30 नैनोमीटर। ये मल्टीप्लाई सिंबल नहीं है, ये बोला जा रहा है कि आपने देखे रोड शेप है, ये जो आपका टीएमवी है, टीएमवी आपका रोड शेप का होता है, तो ये पूछ रहा है इसका विड्थ कितना है और इसका लेंथ कितना है। तो लेंथ है आप लोगों का 300 नैनोमीटर और विड्थ है आप लोगों का 18 नैनोमीटर, और ये फिक्स है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये फिक्स है, याद रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई सिंबल मत समझिएगा, ये है बाई सिंबल, यानी कितना बाई कितना है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कॉल्ड ए प्रोवायरस, इनमें से किसको प्रोवायरस बोला जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन दिया गया है, फ्री वायरस, फ्री डीएनए, प्रिमिटिव वायरस, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम, जो होता है उसे प्रोवायरस कहा जाता है। जब एक वायरस होता है, वो जब भी एक बैक्टीरियोफेज का बात कर रहे हैं, जब भी एक बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो वो क्या करता है ना, जनरली अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिला देता है। मान लीजिए मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, ये वाला ब्लू कलर यहाँ पे मिला देता है, और ये इसी फॉर्म में रहता है। आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, वहाँ पे ये चीज़ होता है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसको कहेंगे प्रोवायरस। और जब टाइम आएगा रेप्लिकेशन के लिए, तब ये अलग होके रेप्लिकेशन करवाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई दैट अटैक्स दैट लैक्स पार्टीशन और सेप्टा आर कॉल्ड। सो कौन सा ऐसा फंजाई है जिसके पास सेप्टा नहीं होता, या फिर इस तरह का, मतलब आपने देखा होगा सेप्टा ये नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे, अहाइपी सिनोसाइटिक कोनिडिया ईस्ट। तो अगर सेप्टा नहीं रहेगा, न्यूक्लियस इस तरह से रहेंगे, मल्टी न्यूक्लियर दिखेगा, तो इसे हम कहेंगे सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इस तरह से, यहाँ पे आप लोगों का पार्टीशन होता, तो एक न्यूक्लियस एक सेल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस एक सेल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे पार्टीशन ही नहीं है। तो पार्टीशन अगर नहीं होगा, तो आप लोगों को ये किस तरह का दिखेगा, ये आप लोगों को मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट दिखेगा। तो मल्टी न्यूक्लिएट दिखने की वजह से आप लोग इसको सिनोसाइटिक बोलोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टील प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज, तो इक्विसिस्टम में जो स्टील पाया जाता है उसको कौन सा होता है, हाप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, या फिर साइफोनोस्टील। वो होता है हमारा साइफोनोस्टील। और एग्जैक्टली अगर बोला जाएगा तो वो होगा आपका एक्टोफ्लोएक, एक्टोफ्लोएक साइफोनोस्टील। ठीक है, याद रखिएगा साइफोनोस्टील। और आप लोगों का मार्सिलिया का अगर पूछा जाए, वहाँ पे होगा आप लोगों का एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। यहाँ पे हमें इकोसिस्टम का पूछा है, ये होगा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। इन जिम्नोस्पर्म द टर्म मेगास्पोरोफिल इज यूज्ड फॉर, जिम्नोस्पर्म में जो मेगास्पोरोफिल टर्म यूज किया जाता है वो किसके सेंस में यूज किया जाता है, कार्पेल्स, स्टैमेन, फीमेल कोन, या फिर स्केल। वो कार्पेल्स के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, कार्पेल्स जो पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जैसा कार्पल है उसी तरह जिम्नोस्पर्म में आप लोगों का मेगास्पोरोफिल है।
उसके बाद देखिए द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नोन एज, आपने अगर जेरोसियर हाइड्रोसियर ये सब इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा होगा, उसमें जो फाइनल स्टेज आता है स्टेबल कम्युनिटी उसे कहते हैं हम फाइनल कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी या फिर इन्वेडेड कम्युनिटी, उसे कहते हैं हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उसके बाद देखिए द स्पेसिस रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी आर कॉल्ड, कौन जो स्पेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे किस तरह का स्पेसिस कहा जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिस, स्पेशल स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज या फिर हाई परफॉर्मर स्पीसीज, उसे कहते हैं डोमिनेंट स्पीसीज, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसका कम्युनिटी को, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से उसका कम्युनिटी रिप्रेजेंट होता है, उसी स्पीसीज को हम डोमिनेंट स्पीसीज बोलेंगे। उसके बाद देखिए द फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है वो कहाँ पे है? लोकेटेड इन इंडिया, रसिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लोकेटेड है इंग्लैंड में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टैक्सोनॉमी है। टैक्सोन एक तरह का क्या है? हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेसिस व्हिच आर एडवांस्ड इन ए कम्युनिटी, सिमिलर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सो इसका जो राइट आंसर है ये एक सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये आप लोगों का टैक्सोन यानी ये एक रैंक हो सकता है और ये एक कैटेगरी हो सकता है, कैटेगरी भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली, ये भी एक आपका टैक्सोन है, स्पीसीज ये भी आपका एक टैक्सोन है, उसके बाद जीनस ये भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर ये भी एक टैक्सोन है या फिर रैंक है, सभी को ये सब सिनोनिमस है, टैक्सोन, रैंक, कैटेगरी सभी के सभी सिनोनिमस है। उसके बाद देखिए बोटानिकल और सॉरी बायनोमियल नोमेनक्लेचर रेफर्स टू, बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था, लिनियस ने, आप जानते हैं। तो ये बोला जा रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली रेफर क्या करता है? टू नेम्स ऑफ द सेम प्लांट, दो नेम सेम प्लांट के, वन बोटेनिकल नेम एंड द अदर कॉमन नेम, या फिर वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक नेम एंड द अदर स्पेसिफिक नेम, वन बोटेनिकल नेम एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए बाइनोमियल यानी दो, नोमियल यानी दो नेम, सो टू नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टू नेम कौन सा हो गए? एक होगा उसका साइंटिफिक नेम यानी कि कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक नेम, और दूसरा होगा उसका स्पेसिफिक नेम, जैसे कि ह्यूमंस, होमो सैपियंस, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो प्लांट, मैंजीफेरा हो गया उसका जेनेरिक नेम और इंडिका हो गया उसका स्पेसिफिक नेम। तो इसको कौन प्रपोज किए थे? लिनियस ने, और ये टू नेम सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हर्बारियम, हर्बारियम के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? हर्बारियम यानी जो कि हम सीट वगैरह, पेपर सीट वगैरह यूज करते हैं ताकि प्लांट को प्रिजर्व करके रख सकें। देखते हैं, हर्बारियम्स आर बेसिकली प्लांट स्पीशीज दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट, जो जैसा कि मैंने कहा ये करेक्ट है। Herbarium seeds usually contain the date and place of collection, name, family and the person and the name of the person who collected the specimen etc. ये भी सही है, जो भी हर्बारियम कलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में डिटेल देते हैं, खुद के बारे में भी, कहाँ से कलेक्ट किए थे, कौन सा फैमिली बिलोंग करते हैं, ये सब डिटेल्स मेंशन किया जाता है। उसके बाद हर्बारियम में बी यूज्ड एज रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमी स्टडी, ये तो सही बात है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the largest family among angiosperm? एंजियोस्पर्म में सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन है? फाबासी, एस्टरासी, मालवासी, रूबियासी। ये हमारा एस्टरासी फैमिली, एस्टरासी में जो हमारे सनफ्लावर आते हैं, ट्राइडेक्स आता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा लार्जेस्ट फैमिली है। और इसका सबसे यूनिक और पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें आप लोगों को हेड और कैपिचुलम, हेड और कैपिचुलम, कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, कैपिचुलम, ठीक है। ये इसका सबसे यूनिक पॉइंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम, सीड कोट किस में चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? चालाजा में, ओव्यूल में, इंटेगुमेंट्स या फिर फर्टिलाइज्ड एग सेल में। तो बहुत ईजी है, सीड कोट डेवलप हो मतलब डेवलप होता है, पूछा गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम, तो अच्छा सीड कोट कहाँ से डेवलप हुआ है? उस बहुत ईजी है, इंटेगुमेंट से। अगर आपके पास दो इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, तो आउटर आप लोगों को देगा टेस्टा सीड कोट का, और ये आप इनर आपको देगा टेगमेन। तो टेस्टा टेगमेन मिलके आपका क्या बनाता है? सीड कोट। उसके बाद नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म प्लांट इज, प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यानी फ्लावरिंग प्लांट में एंडोस्पर्म किस तरह होता है? हाप्लॉइड होता है, मोनोप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या फिर ट्रिप्लॉइड होता है? ये होता है ट्रिप्लॉइड, याद रखिएगा 3N,
ठीक है। 3N कैसे होता है, आप लोगों का एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, जनरली 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक मेल गैमेट तो जाके एक एग के साथ फ्यूज होता है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाके मिल जाता है किसके साथ, आप लोगों का पोलर न्यूक्लियर या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये ऑलरेडी 2N होता है या फिर N+N, और ये N मिलकर हमारा क्या बन जाता है, 3N। इसीलिए एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रिप्लोइड होता है। अगर पूछा जाए जिम्नोस्पर्म में किस तरह होता है, जिम्नोस्पर्म में याद रखिएगा हाप्लोइड होता है, यानी कि वन ओनली एन, ठीक है। और इसके ऊपर अगर बोला जाए हाप्लोइड क्यों होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बनता है। उसके बाद देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एयर डिफ्यूजन, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलाइजेशन, ये पोलिनेशन है। उसके बाद देखिए, भास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें भास्कुलर बंडल आप लोगों को स्कैटर्ड देखने को मिलेगा, आपको बहुत ही इजी वे में देखते हैं, डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, टेरिडोफाइट्स, मोनोकोट स्टेम। ये आपको मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम में आप लोगों का अरेंजमेंट इस तरह रिंग मैनर में होंगे सभी के सभी भास्कुलर बंडल। सिर्फ एक लौता ये है मोनोकोट स्टेम, जहाँ पे आप लोगों को भास्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिखेंगे, यानी आप जब टीएस लेंगे इधर एक, उधर एक, इधर एक, उधर एक, इस तरह का कोई उनका स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होगा, सभी के सभी स्कैटर्ड होंगे। उसके बाद देखिए, प्रेजेंस ऑफ कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस इज टिपिकल फीचर्स ऑफ डाइकोट स्टेम का, मोनोकोट स्टेम का, मोनोकोट रूट का, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का डाइकोट स्टेम में कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है, और मोनोकोट स्टेम में आपको स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है, स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये भी याद रखिएगा, जो कि थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस बना रहता है कोलन काइमेटस सेल से, जो कि एंगुलर, एक्चुअली में एंगुलर जो कोलन काइमा सेल होते हैं उनसे बने रहते हैं, और मोनोकोट स्टेम में आप लोगों को स्क्लेरेन काइमा से हाइपोडर्मिस बना हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आप लोग जानते होंगे, वो क्या करता है ना, आप लोगों का ब्लॉकेज करवाता है। तो वो कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, या फिर भास्कुलर बंडल, वो पाया जाता है एंडोडर्मिस में। अगर आप किसी भी सेक्शन लेंगे, यह रहा एपिडर्मिस, उसके बाद आया आप लोगों का कॉर्टेक्स, उसके बाद एक रिंग जैसा आएगा, उसको कहेंगे हम एंडोडर्मिस, और इसी एंडोडर्मिस में इस तरह के आप लोगों को बैंड देखने को मिलेंगे, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहेंगे, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो बोला जाएगा, और बीच बीच में एक एक गैप रहेगा एंडोडर्मिस सेल में, उसको पैसेज सेल कहा जाता है, पैसेज सेल। और ये जो बैंड बन रहा है, इस तरह का जो बैंड बना, उसे कहेंगे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल का कौन सा कंपोनेंट नहीं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, हालांकि इसमें यही दोनों इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ बोला गया नॉट द कंपोनेंट, तो ये होगा हमारा एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मैट्रिक्स पोटेंशियल पहले था, अब उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। ग्रेविटी पोटेंशियल भी था, उसको भी निकाल दिया गया है। अभी वाटर पोटेंशियल बोला जाएगा तो ये समझा जाएगा, ये होगा हमारा सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है वाटर पोटेंशियल। और इससे पहले क्या होता था, उसके साथ और एक जोड़ा जाता था, हमारा एम जोड़ा जाता था, यानी कि मैट्रिक पोटेंशियल को भी जोड़ा जाता था, लेकिन अभी नहीं। तो लेकिन अभी के लिए हमारा एक्शन पोटेंशियल आंसर होगा, क्योंकि ये हिस्सा नहीं है। Which one of the following is not responsible for गटेशन in grass leaves? ग्रास लीव्स के लिए, ग्रास लीव्स में गटेशन के लिए इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रूट प्रेशर, हाई ट्रांसपिरेशन, वेरी लो और नो ट्रांसपिरेशन, या फिर हाई डाथोड्स। सो देखिए, इसका जो आंसर है, हाई ट्रांसपिरेशन रेस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं होता गटेशन के लिए, रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है ग्रास लीव्स में। वेरी लो, और जबकि ना भी ट्रांसपिरेशन हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो, तभी भी आप लोगों का गटेशन देखने को मिलता है। और हाइड्रोथोड के थ्रू से आप लोगों का एक्जुटेशन होता है, ठीक है। गटेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं, पानी, मतलब पेड़, छोटे छोटे हर्बासियस प्लांट में आप लोगों का वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं, और ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर निकलते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन आपका जब हाई ट्रांसपिरेशन हो, तब गटेशन का कोई रोल नहीं है, मतलब गटेशन कोई रोल नहीं दिखाता, हाई ट्रांसपिरेशन में गटेशन होता ही नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा इन्वॉल्व है, पंप्स इन्वॉल्व होता है, चैनल, प्लाज्मोडेस्माटा, एक्वापोरिन। तो देखिए, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये होता है एटीपी ड्रिवेन, ठीक है, एटीपी ड्रिवेन होता है, यानी एटीपी चाहिए रहता है इनको काम करने के लिए। तो इस पर्पस के लिए आप लोगों का
पंप्स को कहा जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। बाकी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं, सेल टू सेल और सेल टू सेल कनेक्शन होते हैं, जिसके थ्रू से इधर उधर आना जाना होता है। उसके बाद चैनल के थ्रू से भी आप लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्वापोरिन्स में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है और 8 वाटर मॉलिक्यूल एक एक्वापोरिन्स में जाते हैं, लेकिन जो पंप्स है वो सिर्फ एनर्जी के टाइम में ही पंपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग इज बेसिकली, अपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग क्या है, ये पैसिव प्रोसेस, अनएक्टिव प्रोसेस मेडिएटेड बाय ओपन प्लाज्मोडेस्माटा, नॉन ऑफ द अबव। अपोप्लास्टिक फ्लोएम होता है, फ्लोएम लोडिंग एक पैसिव प्रोसेस जहाँ पे नो एटीपी जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि ये सेल वाल के थ्रू से लोडिंग वगैरह होता है, सेल वाल के थ्रू से ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाकी एक्टिव प्रोसेस होगा तो वो सिम प्लास्टिक हो जाएगा, ये सिम प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस वाला सिम प्लास्टिक हो जाएगा और पैसिव प्रोसेस वाला अपोप्लास्टिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एट फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ सेल, फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ सेल के हिसाब से कौन सा इनमें स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्लोएम सिव एलिमेंट्स आर लिविंग सेल बट जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट्स आर डेड सेल। फ्लोएम सिव एलिमेंट्स आर डेड सेल बट जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट्स आर लिविंग सेल। बोथ फ्लोएम सिव एलिमेंट्स एंड जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट्स आर लिविंग सेल। बोथ फ्लोएम सिव एंड जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट्स आर डेड सेल एट फंक्शनल मैच्योरिटी। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, आपने अगर फ्लोएम एलिमेंट और जाइलम एलिमेंट पढ़ा होगा, जाइलम क्या होता है, जाइलम होता है डेड, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ये याद रखिए। और उसी तरह फ्लोएम क्या होता है, लिविंग, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, एक्सेप्ट आपका फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड, ये डेड होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्लोएम सिप एलिमेंट्स आर लिविंग सही है बट जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट्स आर डेड, ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया जाइलम पैरेन्काइमा का एंड फ्लोएम फाइबर्स का, नहीं तो आपका उल्टा होता, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोएम एलिमेंट्स में पूरा सभी के सभी जिंदा रहते हैं, लिविंग रहते हैं, सिवाय आपका फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के, फ्लोएम फाइबर्स डेड होता है। उसी तरह जाइलम एलिमेंट में सभी के सभी डेड होते हैं सिवाय जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे सीब, फ्लोएम का सीब एलिमेंट के बारे में बोला गया और जाइलम का ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट में वेसल्स एंड ट्रैकिट्स आते हैं। तो ये पूरा एब्सोल्युटली आपका क्या है, डेड है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन? इनमें से गैसियस ग्रोथ रिटार्ड, ग्रोथ को रुकाने वाला हार्मोन कौन है? IAA, ABA, इथिलीन, साइटोकिन। बहुत इजी है, इथिलीन। इथिलीन आप लोगों का क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है इथीन, ठीक है, इथिन डबल बॉन्ड है ना, इथीन। यही आप लोगों का एक लौता गैसियस हार्मोन, ठीक है, गैसियस। उसके बाद देखिए, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज कंट्रोल बाय, एपिकल डोमिनेंस प्लांट में कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सिन, इथिलीन, जिबरेलिन, ABA और एब्सिसिक एसिड। तो ये कंट्रोल करता है हमारा ऑक्सिन, याद रखिएगा। जिबरेलिन का भी रोल है लेकिन सबसे प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? ऑक्सिन को, ठीक है। उसके बाद देखिए, Km वैल्यू इन एंजाइम काइनेटिक्स रेफर्स टू, Km वैल्यू आपने पढ़ा होगा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, वहाँ पे Km वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट मैक्सिमल वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी, या फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट द एंड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, या फिर नॉन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी है, इसको हाफ Vmax कहते हैं ना, हाफ Vmax, तो ये हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी में रिप्रेजेंट करता है Km वैल्यू। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रूबिस्को इन C3 प्लांट से रेस्पॉन्सिबल। रूबिस्को एक लौता एंजाइम है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलेशन में या फिर ऑक्सीजनेशन में, बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन या फिर रिडक्शन। ये जो एंजाइम है ना, ये डुअल रोल प्ले करता है, याद रखिए, डुअल रोल। किस तरह का ना, ये जरूरत पड़ने पर कार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजनेशन का भी रोल प्ले कर सकता है। कार्बोक्सिलेशन प्ले किया तो C3 साइकिल होगा, ऑक्सीजनेशन रोल प्ले किया तो C2 साइकिल होगा। और ये आप लोगों का एक वेस्टफुल प्रोसेस है, C3 में आप लोगों का फूड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ही हमारा 2020 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन है उसमें इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता? क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड या फिर फ्लावोनॉइड। सो सिंपल सा आंसर है फ्लावोनॉइड। देखिए, क्लोरोफिल हमारा रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए का अगर बात करेंगे स्पेसिफिक बोलोगे तो क्लोरोफिल ए, उसको छोड़ के बाकी ये जो सब फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड, ये सभी के सभी एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जिनका काम है
एनर्जी को रिसीव करके पास ऑन करना टू द रिएक्शन सेंटर। बाकी फ्लाइवोनॉइड्स का कोई रोल नहीं है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सो यही था आप लोगों का सीपेट का 2020 क्वेश्चन पेपर, और इसको मैंने जितना कोशिश किया, जितना ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कम से कम टाइम में। इसलिए अगर आप लोग को लगा कि वीडियो मतलब हेल्पफुल रहा आपके लिए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो लोग सीपेट का तैयारी कर रहे हैं, सीपेट बॉटनी के लिए। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी वीडियो को भी देखिए जो भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है आप लोगों के सीपेट बॉटनी की तैयारी के लिए। वो पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप एक बार शुरू से लेके एंड तक पूरा जरूर देखिएगा आप लोगों का एंट्रेंस से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2021 पेपर, ठीक है। मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, सीपेट आप लोगों का बॉटनी का यानी कि लास्ट ईयर का 2021 पेपर को पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। तो मिलते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर को पूरा इजी एनालिसिस करेंगे तो उसी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।